छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना के जंगलों में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ और आत्मसमर्पण की खबरें लगातार आ रही है। उससे यह संकेत मिलता है कि माओवादी आंदोलन अब अपने आखिरी दौर में है। जल, जंगल, जमीन थक चुके हैं और इनमें रहने वाले आदिवासी भी। लेकिन कोई तो है जो चाहता है कि ये जंग चलती रहे। वो कहाँ है? जंगल में छिपा है या किसी शहर की ऊंची बिल्डिंग में? वो पत्रकार है, कवि है, लेखक है, बुद्धिजीवी है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है या संस्कृति कर्मी का कुर्ता पहने है या नारीवादी के लहंगे को अपनी ढाल बनाकर बैठा है? कोई तो है जो अपने सुख के लिए आदिवासियों और सेना के जवानों का रक्त पी रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। पिछले महीने कुख्यात नक्सली सरगना माडवी हिंडमा को आंध्र प्रदेश के जंगल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया था। हिंडमा के मारे जाने को माओवादी आतंक के ताबूत में आखिरी कील के रूप में देखा जा रहा था कि अचानक इंडिया गेट पर कुछ लोग हाथ में माडवी हिंडमा के समर्थन में पोस्टर लिए देखे गए। उन्होंने माडवी हिंडमा अमर रहे जैसे नारे भी लगाए। यहाँ से एक बार फिर माओवाद को लेकर सवाल खड़े होने लगे कि असली माओवादी शहर में है या जंगल में। सवाल को तलाशते हुए जंगल में जाते हैं, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो जेहन में ये पक्का हो चुका होता है कि वो गरीब लोग किसके शिकार बन रहे हैं, शहरी नक्सलवाद या माओवाद के, या अपनी अशिक्षा और गरीबी के। अगर इतिहास में झांके तो नक्सलवाद की चिंगारी साल 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से भड़की थी। सिलीगुड़ी में कम्युनिस्ट सीपीआईएम के कट्टरपंथी धड़ों ने जमींदारों के खिलाफ कर्ज में डूबे आदिवासियों, भूमिहीन किसानों के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया था। उसी साल पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की तीर कमान से हत्या कर दी गई थी। पुलिस की गोलाबारी में भी 8 महिलाओं, 2 बच्चों और 1 पुरुष की मौत हुई थी। इसके साथ ही हथियारबंद संघर्ष फैलना शुरू हुआ और चीन की मीडिया ने इसे स्प्रिंग थंडर ओवर इंडिया करार दिया। इससे 2 साल पहले एक स्थानीय सीपीआईएम नेता चारू मजूमदार ने गोरिल्ला युद्ध के जरिए इंडियन स्टेट को उखाड़ फेंकने के मकसद के साथ 8 दस्तावेज तैयार किए। कानू सान्याल और जंगल संथाल के साथ मिलकर उन्होंने शुरुआत में नक्सलबाड़ी आंदोलन का नेतृत्व किया। ये आंदोलन बाद में श्रीकाकुलम, तेलंगाना, बिहार समेत दंडकारण्य के जंगलों तक फैल गया। यह आंदोलन भले ही स्थानीय मुद्दों से जुड़ा था, लेकिन इसका राजनीतिक लक्ष्य कहीं बड़ा था। वे सोचते थे कि चाइना और रशिया की तरह वो भी बंदूक से सत्ता हासिल कर लेंगे। लेकिन 1960 के दशक के अंत में सोवियत यूनियन का प्रभाव कम होता चला गया, लेकिन चाइना के राष्ट्रपति माओ के लिए भारत के माओवादी एकजुट होने वाली ताकत बन गए। उनका प्रभाव इतना होगा कि चारू मजूमदार ने यहाँ तक कह दिया कि चीन का चेयरमैन हमारा चेयरमैन है। तब कोलकाता की प्रेसिडेंसी कॉलेज नक्सल हब हुआ करता था, जो मध्यम वर्ग के युवाओं को अपनी ओर खींचता था। यहाँ तक कि दिल्ली के सेंट स्टीफन जैसे एलिट कॉलेज के स्टूडेंट भी किसानों को एकजुट करने के लिए गांव-गांव तक पहुँच गए। 70 का दशक आरंभ हुआ। आंध्र प्रदेश में माओवादी आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। शिक्षित युवा आंदोलन का रास्ता छोड़कर इंदिरा की इमरजेंसी का विरोध करने लग गए, वो भी बिना बंदूक उठाए। लेकिन अक्टूबर 1977 में कोंडापल्ली सीतारामैया के नेतृत्व में रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन और रेडिकल यूथ लीग की स्थापना हुई। अप्रैल 1980 को लेनिन के जन्मदिन पर उन्होंने और उनके साथियों ने आंध्र प्रदेश में CPI-ML पीपुल्स वार का गठन किया, जबकि कन्हई चटर्जी का बिहार ग्रुप बाद में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर MCC बना। दोनों ने ही लोकतंत्र को खारिज कर दिया और तत्काल हथियार बंद अभियान का आह्वान किया। भूमिगत संगठन बनाने पर जोर दिया। उन्होंने दलित और आदिवासी का मजबूत आधार तैयार किया और कोबाड़ गांधी जैसे शिक्षित मध्यम वर्गीय लोगों को भी आकर्षित किया। यहाँ तक कि आज के तेलंगाना का वारंगल रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज अभी NIT एक तरह से भर्ती का केंद्र बन गया था और इसी वजह से इस कॉलेज को रेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कहा जाने लगा था। CPI माओवादी महासचिव नंबाला केशव राव समेत कई लोग यहाँ माओवादी आंदोलन से जुड़ने लगे। 1980 के दशक में नक्सलियों के नेतृत्व में भूमिहीन किसानों ने जमींदारों की जमीनें जब्त की, जिसके कारण सरकार ने कई क्षेत्रों को अशांत घोषित कर दिया। 90 का दशक आया। सोवियत संघ के विघटन और पूर्वी यूरोप में हुए राजनीतिक परिवर्तनों के साथ मार्क्सवाद का आकर्षण काफ़ी हद तक कम हो गया
और एक विचारधारा के रूप में उस पर सवाल उठने लगे। 1990 के दशक में वैश्वीकरण ने सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी देश के काफ़ी बदल दिया। उदारीकरण का दौर था। 1990 का दशक खत्म होते होते तेलंगाना में माओवाद लगभग समाप्त हो गया। हालांकि बस्तर में मौजूद शीर्ष माओवादी नेतृत्व फिर भी तेलुगु बोलने वालों के नियंत्रण में ही रहा। समय के साथ बौद्धिक समर्थन भी कम होता चला गया। साल 2009 में के बालगोपाल ने लिखा कि नक्सली आंदोलन के लगभग 40 साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर हैरानी होती है कि महत्वपूर्ण नीतियों से जुड़े ऐसे कितने कम फैसले हैं जिन्हें नक्सली रोकने में सक्षम रहे। मध्यम वर्ग भी दूर होता गया। लोकतंत्र में हथियार के संघर्ष पर सवाल उठने लगे। मुठभेड़ों को लेकर बहस होने लगी, चाहे वे असली हो या फर्जी, खत्म हो गई और माओवादी नेताओं की मौत आम समाज के लिए अब कोई मुद्दा नहीं रही थी। 90 के दशक में ही दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलनों का उदय हुआ, जो माओवादियों से अलग राह पर चले। BR अम्बेडकर को साल 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद दलित बाहुल इलाके जो कभी माओवादियों के गढ़ थे, वो उनसे छूटते चले गए। फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट और उससे जुड़े घटनाक्रम के बाद ये और तेजी से होता चला गया। शहरी मध्यम वर्ग में भी नक्सलियों का समर्थन घटने लगा। साल 2004 में पीपुल्स वार और MCC का विलय होकर CPI माओवादी का गठन हुआ। उसी साल अक्टूबर में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी ने शांति वार्ता की मेजबानी की और माओवादी नेताओं को राज्य अतिथि के रूप में रखा। हालांकि ये वार्ता विफल रही और दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर अपने अपने फायदे के लिए लाभ उठाने का आरोप लगाया। जैसे माओवादी जनता का आधार खोते गए, वैसे ही उनका सामाजिक आर्थिक एजेंडा भी सार्वजनिक बातचीत में बेमानी सा होता चला गया। सरकार ने अब इसे कानून व्यवस्था की समस्या मानना शुरू कर दिया और अर्बन नक्सल जैसे शब्द निकलकर सामने आए और शहरी नेटवर्क को तोड़ा जाने लगा। यहाँ तक कि उनके साथ सहानुभूति रखने वाले कई कथित बुद्धिजीवियों को जेल भी भेजा जाने लगा। साल 2000 के बाद सरकार के पास ड्रोन, अत्याधुनिक हथियार, क्षेत्रीय विशेष बलों के साथ तकनीकी बढ़त आने लगी। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेतृत्व वाला डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। कल्याणकारी योजनाएं, सड़कें, आदिवासी समाज में राजनीतिक विभाजन ने माओवादी गढ़ों को कमज़ोर कर दिया। यानी ये ऐसा था कि जो DRG में भर्ती किए गए वो स्थानीय लोग थे, तो लड़ाई आपस में बट गई। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार देखें तो साल 2000 के 2025 के बीच माओवाद से जुड़ी हिंसा में 4944 माओवादियों, 2717 सुरक्षाकर्मियों, 4128 नागरिकों, 252 अज्ञात लोगों सहित कुल 12041 लोगों की मौतें हुई। लेकिन इस दौर में जंगलों से निकले कुछ युवा पढ़ लिख कर एक बात समझ गए कि हथियार के रास्ते वो कभी अपना अधिकार नहीं पा सकते। दूसरा, माओवादी विचारधारा के कारण अपने क्षेत्रों को वो हाशिए पर लाते चले गए। बाहरी दुनिया के साथ उनका संबंध अब लगभग समाप्त हो गया था। जैसे जैसे भारत शहरीकरण की ओर बढ़ रहा था, नक्सली सुदूर जंगलों तक सीमित रह गए। आज ये ज़्यादातर सबसे पिछड़े जंगलों तक ही सीमित है। ग्रामीण मैदानों में इनकी मौजूदगी बहुत कम है। आज ये माओ के आखिरी सैनिक है जो अब अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना है कि स्टेट बची हुई ताकतों को पुनः एकजुट होने देगा या पूर्ण रूप से खात्मे पर ही जोड़ देगा। स्प्रिंग थंडर से लेकर आज एक फीकी पड़ती गूंज तक नक्सलवाद की कहानी भारत की बदलती राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था की उतनी ही कहानी है जितनी उन लोगों की जिन्होंने इसे बदलने के लिए हथियार उठाए। भारत सरकार के मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कल परसों बीजापुर के गंगालूर इलाके में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ में 15 माओवादियों के मारे जाने की भी पुष्टि की गई है। सुरक्षा बलों ने 10 किलोमीटर तक का एरिया सील भी किया हुआ है। इसमें होप फोर्स, CRPF, कोबरा बटालियन, राज्य पुलिस बल, BDDS की टीम को बड़े पैमाने पर लगाया गया है। पिछले कई दिनों से विशेष बलों द्वारा जंगल, पहाड़ियों और दुर्गम इलाकों लगातार गश्त और तलाशी अभियान किए जा रहे हैं। इन अभियानों में विशेष रूप से BDDS टीम और डॉग स्क्वाड की सहायता ली जा रही है ताकि नक्सलियों द्वारा छिपाए गए विस्फोटक हथियार, तकनीकी उपकरणों की खोज सुनिश्चित की जा सके। अब नक्सलियों के पास सिर्फ 2 ही विकल्प है, आत्मसमर्पण करे या सुरक्षा बलों की गोली का सामना करे। यानी जंगलों में नक्सल अपने अंतिम दौर में जा चुका है। नक्सल प्रभावित जिले जो कभी 126 हुआ करते थे, अब घटकर मात्र 18 रह गए। अक्टूबर 2025 तक 1225 नक्सलियों ने सरेंडर किया और करीब 300 से अधिक मारे गए। लेकिन अब सवाल है अर्बन नक्सल का, यानी शहरी नक्सलवाद का, जो जंगल से निकलकर शहर की ओर आया और इंडिया गेट पर हिडमा के समर्थन में
नारे लगाने लगा। ये संकेत है इस बात का कि जंगली नक्सल से शहरी नक्सल कितना खतरनाक है और नक्सलवाद अपने शहरीकरण के लिए कितना उत्साहित भी है। अपना विस्तार महानगरों तक करना चाहता है। दूसरा, नक्सलवाद की विचारधारा वामपंथ की है। ये चाइना के माओ को अपना आका मानते हैं। कुछ साल पहले ये साफ हो गया था कि समाज के कुछ प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी वर्ग शहर में बैठकर माओवाद को जिंदा रखना चाहते हैं। इसमें सीपीआई, माओवादी पार्टी, उससे जुड़े सभी संगठन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध भी किए गए थे। इसके बावजूद कुछ अग्रणी संगठन जो नक्सलवाद का समर्थन करते हैं वो दिल्ली, मुंबई, रांची, हैदराबाद, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, पुणे जैसे छोटे बड़े शहरों में काफ़ी सक्रिय भी है। लेकिन सवाल अब यही है कि ऐसा क्यों करते हैं। कुछ कहते हैं कि सब कुछ पैसे के लिए करते हैं। ये बिल्कुल सही भी है, किंतु इनमें एक वर्ग ऐसा भी है जो ये सारी गतिविधियां पैसों के लिए करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जिन्हें पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और कार्यकर्ता के रूप में बैठे निवेदिता मेनन जैसे वामपंथी विचारक अर्बन नक्सल धीमे धीमे अपने विद्यार्थियों को वामपंथ का मीठा जहर देते रहते हैं। छोटे शहरों से आए गरीब और मध्यम वर्गीय युवा इनके केंद्र में रहते हैं। इनका इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता है कि उन्हें खुद मालूम नहीं होता वो किस दिशा में जा रहे हैं। यही नहीं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय से लेकर बस्तर और त्रिपुरा जैसे छोटे छोटे क्षेत्रों में भी, रहने वाली जनजातीय क्षेत्रों में भी सामाजिक कार्यकर्ता और प्रोफेसर के रूप में बैठे वामपंथी न सिर्फ अपने छात्रों और जनजाति समाज के लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं बल्कि उनका शोषण भी करते हैं। इन शहरी नक्सलियों को एक्टिविस्ट भी कहा जाता है। अब ये जरूरी है कि जंगल के साथ साथ नक्सलियों की मदद करने वालों के खिलाफ कैंपेन चलाया जाए ताकि देश में बैठे अर्बन नक्सलियों के चेहरे के नकाब उतर सके, सबके सामने उनके चेहरे आ सके और जल, जंगल और ज़मीन गोलियों की आवाज़ की बजाय आदिवासियों की हंसती खिलखिलाती मुस्कान बन जाए और किसी माँ का बेटा आगे माड़वी हिंडमाना बन पाए।